हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ज्योग्राफी के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में स्थित है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। दोस्तों याद रखिए, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला पुल होता है आदम पुल, और इसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद ही होगा, रामायण काल में जब माता सीता का हरण हुआ था तो भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना इसी सेतु के माध्यम से पहुंचते हैं लंका। कौन सा सेतु होता है वो? राम सेतु या फिर आदम का पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। दोस्तों दर्रा किसे कहा जाता है? देखिए, ये दो पहाड़ हैं, उनके बीच में सकरा सा मार्ग होता है। ये प्राकृतिक होता है जो आवागमन के काम आता है, इसी को कहा जाता है दर्रा। जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। याद रखिए दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो 1070 मीटर है। कहीं पर मीटर यूज होगा और कहीं पर फीट यूज होगा। आपको ऑप्शन में बहुत ध्यान से देखना है कि मीटर है या फीट है। क्लियर है दोस्तों? ये भी ध्यान में रखिए, आप इस इमेज के माध्यम से समझिए। देखिए, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनके बीच में जो सकरा मार्ग है यही है दर्रा। और ये कौन सा दर्रा है? ये खैबर दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। दर्रा आप समझ चुके हैं, जो तुजु दर्रा है वो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। लेकिन भारत के किस राज्य से? याद रखिए, भारत का जो मणिपुर राज्य है उसको जोड़ता है म्यांमार से। कौन सा दर्रा? तुजु दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों बोमडिल्ला दर्रा की यदि हम ऊंचाई की बात करें तो वो है लगभग 4331 मीटर। ये समुद्र तल से ऊंचाई है और ये अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है लहासा से। याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? बोमडिल्ला दर्रा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लिपुलेख दर्रा। दोस्तों मानसरोवर झील एक बहुत ही खूबसूरत झील है, ये आप इमेज में देख सकते हैं। मानसरोवर झील मतलब होता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बात कही जा रही है। अब देखिए दोस्तों, कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है उसका जो लास्ट डेस्टिनेशन होता है वो तिब्बत में है, और तिब्बत जो है वो चाइना के कब्जे में है। तो तिब्बत तक पहुंचा कैसे जाए? जो उत्तराखंड राज्य है वहां से पहुंचना होता है तिब्बत। कौन से दर्रे के माध्यम से? लिपुलेख दर्रे के माध्यम से। और ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। यदि हम इस दर्रे की ऊंचाई की बात करें तो वो होता है 17,000 फीट। समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचा है लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नाथुला एवं जेलेपला दर्रा। दोस्तों याद रखिए, ये दोनों दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में। अब ये भी ध्यान में रखिए दोस्तों कि ये जो सिक्किम राज्य में स्थित है ये किसको किससे जोड़ रहा है? ये सिक्किम राज्य को जोड़ता है दक्षिण तिब्बत से। दोनों दर्रा। यदि हम नाथुला दर्रा की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 14,200 फीट, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर एक शब्द का उपयोग किया गया है, ला। ला का मतलब ही होता है दर्रा। तिब्बत में दर्रा को ला कहा जाता है, तो आप ला बोलो या दर्रा, एक ही मतलब है। याद रखिए, जो जेलेब दर्रा होता है वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध झील पाया जाता है। इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा है। उस झील का नाम है मैनमेचो झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों ये ध्यान में रखिए कि ये हिमाचल प्रदेश राज्य को जोड़ता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को ये जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसके लेह जिले से जोड़ने का काम करता है बारालाचा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। दोस्तों याद रखिए, पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहीं स्थित है बुर्जिल दर्रा। ये जो बुर्जिल दर्रा है वो एक्चुअली में जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर क्षेत्र है उसको जोड़ता है ये पीओके के गिलगित बल्तिस्तान से। पीओके आप जानते हैं ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब कश्मीर का वो क्षेत्र जो अब पाकिस्तान के कब्जे में है। और ये बहुत ही पुराना दर्रा है, इसको ऐतिहासिक दर्रा भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थाल घाट। दोस्तों ये जो नासिक और मुंबई है, आपको पता ही है ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है और महाराष्ट्र जो है वो पश्चिम का क्षेत्र है। देखिए ये पश्चिम में स्थित है, पश्चिम घाट। तो जो थाल घाट दर्रा है वो पश्चिम घाट का दर्रा है। याद रखिए, इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगे जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिए ये जो थाल घाट दर्रा है वो पश्चिम घाट का दर्रा है। क्लियर है? जो किसको किससे जोड़ता है? ये नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भोर घाट। अब फिर से आप समझ सकते हैं कि पुणे और मुंबई महाराष्ट्र का क्षेत्र है, मतलब ये पश्चिम भारत का क्षेत्र है और ये भोर घाट दर्रा भी पश्चिम घाट का ही क्षेत्र हुआ। फिर तो याद रखिए, पुणे को मुंबई से जोड़ने का काम करता है भोर घाट दर्रा। याद रखिए दोस्तों, ये जो दर्रा है वो महाराष्ट्र के लोनावला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। इसी क्वेश्चन के लिए मैंने लास्ट में उसको एक्सप्लेन किया था कि थाल घाट और भोर घाट दोनों दर्रा जो है वो पश्चिमी घाट का दर्रा है। देखिए दोस्तों, ये इमेज से समझिए, ये इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट और इसको बोला जाता है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में जितने भी दर्रे आएंगे उसको हम पश्चिमी घाट का दर्रा बोलेंगे और जो पूर्वी घाट में जो दर्रे आएंगे उसको हम पूर्वी घाट का दर्रा बोलेंगे। अब ये जो थाल घाट है और भोर घाट है, ये किस क्षेत्र का दर्रा है? ये पश्चिमी घाट का, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा। यदि हम इसके ऊंचाई की बात करें तो वो है 5540 मीटर। याद रखिए यहाँ पर हमने यूनिट लिया है मीटर। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, जिसकी ऊंचाई है 5540 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बुर्जिल दर्रा। आपको पता ही है ये गिलगित जो है ये पीओके का क्षेत्र है और श्रीनगर जो है वो कश्मीर का क्षेत्र है। तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेघना। मेघना के नाम से जानी जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। दोस्तों ध्यान में रखिए, गंगा का प्राचीन नाम, पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को कहा जाता है मंदाकिनी और पाताल में कहा जाता है भागीरथी। और इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र के भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि इसको तिब्बत में कहा जाता है यारलुंग, अरुणाचल में कहा जाता है सियांग या फिर दिहांग। वैसे इसको असम में कहा जाता है लुइट और भारत में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, लेकिन बांग्लादेश में इसी को कहा जाता है जमुना नदी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी के जो हैं अलग अलग स्थान में अलग अलग नाम हैं और इनकी संयुक्त जलधारा को कहा जाता है मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश से।
दोस्तों सवाल ये भी है कि जो सांगपो नदी है ये आती कहाँ से है। याद रखिए ये दक्षिण तिब्बत से आती है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। और जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है इसका नाम हो जाता है सियांग नदी। जब ये सियांग नदी चौड़ी हो जाती है इसी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है। तिब्बत से आती है अरुणाचल प्रदेश में, तब इसको बोलते हैं सियांग नदी। जब ये नदी और चौड़ी हो जाती है अन्य सहायक नदियों से मिलकर, तब यही नदी को बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी। इनकी लंबाई जो है लगभग समान है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग समान है। देखिए कैसे। सिंधु नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो वो है 2880 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करें तो ये है 2900 किलोमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि लगभग समान लंबाई की नदी है। कौन सी नदी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महानदी। महानदी को कहा जाता है ओडिशा का शोक। महानदी के बारे में आप ध्यान में रखिए, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ राज्य से। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में है एक पहाड़ी जिसको बोलते हैं सिहावा की पहाड़ी, और यहाँ से ये निकलती है और बहते बहते चली जाती है ये उड़ीसा। फिर उड़ीसा के बाद ये कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और ये नदी जो है उड़ीसा में पहुंचकर बहुत ही भयंकर रूप में आ जाती है और बहुत बाढ़ आता है यहाँ पर, इसीलिए इसको बोलते हैं उड़ीसा का शोक। लेकिन इसी नदी को छत्तीसगढ़ में बोला जाता है छत्तीसगढ़ की गंगा। क्लियर है। और ये महानदी के कारण छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहुत विवाद होता है, ये विवाद का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? तो ध्यान में रखिए, नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश जिले के अनूपपुर, मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पठार से। ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का, और यहीं पर है कपिलधारा जलप्रपात। ये भी ध्यान में रखिए, अधिकतर नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, लेकिन नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में जाकर मिलती है, और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। और वेनगंगा निकलती कहाँ से है? देखिए ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ये मध्य प्रदेश से निकलकर ये पहुंचती है कहाँ? गोदावरी में। और जब ये गोदावरी में पहुंचती ना तब तक महाराष्ट्र आ चुका होता है। तो ये निकलती कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। जब ये गोदावरी में मिलती है तब ये महाराष्ट्र पहुंच चुकी होती है। ये गोदावरी की एक सहायक नदी है, इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक उपनदी है। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये गोदावरी नदी से मिलती महाराष्ट्र में है, लेकिन इसका उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु समझौता जो कि हुआ था 1960 में, के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 20%। 20% जल का उपयोग कर सकता है भारत। कौन से समझौते के अनुसार? सिंधु नदी समझौता। और ये कब हुआ था? 1960 में। अब दोस्तों ये भी याद रखिए, ये समझौता हुआ था नदियों के जल के वितरण के लिए, कि कौन कितना प्रतिशत जल रखेगा और जल का वितरण किस प्रकार होगा। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। याद रखिए 19 सितंबर 1960 में भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, इन दोनों के बीच में हुआ था सिंधु नदी समझौता। और इसके लिए मध्यस्थ की जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी विश्व बैंक ने। तो सिंधु नदी समझौता है वो एक्चुअली में भारत और पाकिस्तान के बीच जल के वितरण को लेकर संबंधित समझौता है, जिस पर आज भी विवाद चल रहा है। आज भी आप न्यूज में देखते होंगे कि भारत की तरफ से धमकी दी जाती है कि हम सिंधु नदी का पानी रोक देंगे, क्योंकि सिंधु नदी का अधिकतर जो इसकी सहायक नदियां हैं उसका उद्गम तो भारत से ही है। क्लियर है। लेकिन ये एक समझौता हुआ है, इस समझौते को तोड़ना पड़ेगा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है पंचगंगा और दूधगंगा। कृष्णा नदी के बारे में याद रखिए, ये दक्षिण भारत की नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है कृष्णा नदी दक्षिण भारत की। और इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट श्रृंखला से। पश्चिम घाट श्रृंखला तो बिल्कुल अंडरस्टूड है क्योंकि ये महाराष्ट्र राज्य से इसका उद्गम स्थल है। दोस्तों याद रखिए, इसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है पंचगंगा और दूधगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम की ओर। दोस्तों ध्यान में रखिए, जो नेत्रवती नदी है, जिसको नेत्रावती नदी या नेत्रवती नदी कहते हैं, ये भारत के कर्नाटक राज्य में बहने वाली नदी है। और इसका उत्पन्न कहाँ से होगा? ये कहाँ से उत्पन्न होती है? पश्चिमी घाट में। अब आप पश्चिमी घाट तो समझ चुके होंगे, जो दक्षिण का जो क्षेत्र है, पश्चिम दक्षिण का जो क्षेत्र है, उसे बोलेंगे हम पश्चिम घाट। क्लियर है? और ये वहां से बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, और किधर मिल जाती है? ये अरब सागर में। कुछ नदी इधर मिलती है बंगाल की खाड़ी में, और कुछ नदियां जो इधर मिलती है अरब सागर में। तो ये किधर की ओर बहने वाली नदी है? दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नेत्रवती नदी। याद रखिए, और ये कहाँ मिलती है? अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिप्रा नदी। सिप्रा नदी के किनारे पर, या हम बोल सकते हैं तट पर, स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। याद रखिए दोस्तों, इस नदी को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये चंबल की सहायक नदी है। क्लियर है? इसे शिप्रा बोले या छिप्रा बोले, एक ही है। शिप्रा नदी को छिप्रा नदी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी के तट पर स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर को किसने बनाया है दोस्तों? मराठा सेनापति रणोजी शिंदे ने। कब बनाया है? 1734 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील। कहाँ पर स्थित है ये? उड़ीसा में। और याद रखिए, ये खारे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, और ये सबसे बड़ा तटीय झील है और खारे पानी की झील है। इस झील के पानी को नहीं पिया जा सकता, सबसे खारा पानी का झील है ये भारत देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद सागर झील। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है गोविंद सागर झील, और ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बॉल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडवाना झील किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लाया। डिडवाना झील किसका उदाहरण है? और इसका करेक्ट आंसर है डिडवाना झील किसका उदाहरण है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लाया। प्लाया का उदाहरण है डिडवाना झील। दोस्तों याद रखिए, डिडवाना झील जो है वो राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित है। याद रखिए, डिडवाना झील कहाँ स्थित है? नागौर जिले में। वैसे मैं आपको बता दूं कि डिडवाना एक नगर भी है राजस्थान का, और उसी नगर में स्थित है डिडवाना झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चोलामू झील। और ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। दोस्तों ध्यान में रखिए, ये भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। और यदि आप इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है 5330 मीटर। ये भारत तिब्बत सीमा से लगी हुई है, और इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। बिना परमिशन के यहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता है, क्योंकि फिर वो चीन विवाद का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील। और ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5330 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है?
और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लोनार झील। लोनार झील बनी है ज्वालामुखी के उद्गार से। याद रखिए दोस्तों, ये जो झील है वो खारे पानी की झील है और ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले में स्थित है। और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये झील जो है ये उल्का पिंड के टक्कर से बनी है। क्लियर है? ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये लोनार झील का ही इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। डल झील जो है वो पर्यटन का स्थल है और ये कहाँ पर स्थित है? स्पेशली ये कश्मीर में स्थित है। क्लियर है? डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये यहीं का है और यहाँ पर ये नौकायन की सुविधा उपलब्ध होती है। बहुत फेमस झील है ये कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी जलप्रपात। दोस्तों, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये जोग जलप्रपात का इमेज है और ये बोला जाता है कि ये डुबकी लगाने वाला जलप्रपात है, मतलब यहाँ पर डुबकी लगाया जा सकता है। अब इमेज में देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए दोस्तों, जोग या फिर इसको बोलते हैं जोरोस्पा जलप्रपात। अब ये नाम बदलकर रख दिया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। ये कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में शिवमोग्गा जिले में स्थित है और माना जाता है कि ये दूसरा सबसे ऊंचा डुबकी लगाने वाला झरना है। इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। 253 मीटर है, मतलब ये बहुत ऊंचा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिहार में। दोस्तों, ये ककोलत जलप्रपात का इमेज है और याद रखिए ये बिहार में कहाँ स्थित है? तो याद रखिए नवादा जिला में। नवादा जिला में स्थित है ककोलत जलप्रपात। और कौन सी नदी पर है ये पूछा जाए तो वो है करमानशाह नदी पर। करमानशाह नदी कहाँ बहती है? नवादा जिला बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अल मसूदी। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मानसून शब्द भी जो है ना ये अरबी भाषा का शब्द है और ये जो अल मसूदी जी भी जो हैं वो भी अरबी ही हैं। तो इस भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन जो किया था वो अल मसूदी ने ही किया था और मानसून शब्द खुद एक अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। देखिए दोस्तों, जलवायु के प्रकार कितने होते हैं? तो तापमान के आधार पर 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी, शीतोष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय। जो भारत की जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कीजिए और अगर आपका अपना कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए नार्वेस्टर। नार्वेस्टर कहा जाता है जो ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हवाओं को फिर कर्नाटक में क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चेरी ब्लॉसम। याद रखिए इन हवाओं को कर्नाटक में बोला जाएगा चेरी ब्लॉसम और इन्हीं हवाओं को हमारे पूरे भारत में बोला जाता है नार्वेस्टर। तो अलग अलग राज्य में इसका नाम अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्हीं हवाओं को बंगाल में क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी काल बैसाखी। तो बंगाल में क्या बोलेंगे इसको? काल बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लू। लू तो आप जानते हैं ना, जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं रहती है इसको उत्तर पश्चिम भारत में लू कहा जाता है। न्यूज़पेपर में भी लू नाम ही छपता है। तो याद रखिए इन हवाओं को कहा जाता है लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिणी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दोस्तों याद रखिए हमारे भारत में जिस मानसून से वर्षा होती है, जिस मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून।
याद रखिए दोस्तों, ये जो है हम बोल सकते हैं कि जुलाई अगस्त सितंबर में सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है, और इस वर्षा का कारण होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अब सवाल ये आता है कि क्यों तमिलनाडु में ही इस मानसून से वर्षा नहीं होती? क्योंकि जो तमिलनाडु है वो वृष्टि छाया वाला राज्य है। वो हर क्षेत्र जो वृष्टि छाया वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। क्लियर है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि तमिलनाडु में वर्षा ही नहीं होती है, इस मानसून से वर्षा यहाँ पर नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल में प्रवेश करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और पूरे भारत में मानसून का जो सबसे बड़ा मतलब जो कारण होता है ना, सबसे ज़्यादा बारिश का जो कारण होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही होता है, और ये सबसे पहले एंटर करता है केरल में। याद रखिए दोस्तों, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? ये अरब सागर में उत्पन्न होता है। क्लियर है? और इसकी अवधि क्या होती है? जून से सितंबर, मतलब ये पूरा मानसून का ही महीना है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। कहाँ उत्पन्न होता है? अरब सागर में, और इसकी अवधि होती है जून से सितंबर तक। याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 118 सेंटीमीटर। और ये एक एवरेज है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, नॉर्मल है ये। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। क्या होता है? बिहार और बंगाल में होने वाली वर्षा जो मार्च व अप्रैल में होती है, मानसून पूर्व केरल में होने वाली वर्षा। अब दोस्तों डिटेल में समझिए ये एक्चुअली में क्या है। देखिए, केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली और मानसून से पहले, गर्मी का अंत होगा और मानसून का पहला जो बीच का सीजन है उस टाइम पर ये वर्षा होती है, और इसी वर्षा को कहा जाता है आम्र वर्षा। और मैं आपको बता दूं, ये जो आम्र वर्षा है ये आमों के जल्दी पकने में सहायता करती है, और इसीलिए इस वर्षा को कहा जाता है आम्र वर्षा। क्लियर है? और इस बौछार को कहा जाता है अप्रैल वर्षा या ग्रीष्म वर्षा। देखिए, मानसून आया नहीं है, गर्मी जा रही होती है और मानसून आने वाला होता है, उसके बीच में जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं आम्र वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेह में। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। दोस्तों याद रखिए, अगर कितना पूछा जाए तो मात्र 9.20 सेंटीमीटर। और लेह कहाँ पर स्थित है? लेह जो है एक्चुअली में ये राजधानी है किसकी? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का कितना भाग बंगाल की खाड़ी से आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 35%। याद रखिए 35% जो आर्द्रता होती है वो बंगाल की खाड़ी से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरद ऋतु को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मानसून प्रत्यावर्तन का काल। ध्यान रखिए दोस्तों, ऋतुएं जो होती है वो 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु। क्लियर है? और ये जो शरद ऋतु है इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑटम, और ये जो है सितंबर से लेकर दिसंबर तक होती है। क्लियर है? ये इस मंथ का जो है, इस ईयर का जो है डेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 40%। पूरे भारत के 40% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। याद रखिए दोस्तों, भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, मरु मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और नमकीन मिट्टी, पीट मिट्टी। क्लियर है? और इनमें सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है लगभग 40% क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता है?
और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पोटाश। पोटाश की अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में और ये उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगर किसे कहते हैं? बांगर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। याद रखिए जब जलोढ़ मिट्टी बहुत पुरानी हो जाती है उसे कहा जाता है बांगर, इसलिए हमारा ऑप्शन बी पुरानी जलोढ़ मिट्टी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादर किसे कहते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नई जलोढ़ मिट्टी। देखिए दोस्तों याद रखिए बांगर बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और खादर बोलते हैं नई जलोढ़ मिट्टी को। इस तरीके से हमारे जो है 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा ई बुक लॉन्च हो चुका है। आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको 2022-2023 के करेंट अफेयर और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट की पेड PDF मिल जाएगी। दोस्तों ये हमारा 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए टेस्ट में है। जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है उन्हीं में से है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए अभी। पहला क्वेश्चन क्या है? मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का कितना भाग बंगाल की खाड़ी से आता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है आम्र वर्षा क्या है? इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए, अभी हमने पढ़ा है। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए। अगले आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।